Sairam. Sairam to all of you. Sairam ma'am. Sairam Asla. Sairam ma'am. Sairam begin. Sairam ma'am. Sairam. अभी भी बहुत से बच्चों में आना बाकी है, ठीक है? ओके, समय से आया कीजिए, 1 मिनट बिफोर आने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है? आफ्टर अगर आप सोचते हैं कि 1 मिनट बाद आने में कोई हर्ज नहीं है, 1 मिनट बाद आने में हर्ज है, 1 मिनट पहले आने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? सो ट्राई टू जॉइन बिफोर 1 मिनट. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंदिनी एंड आस्था, यू आर रेडी? ठीक है, पुनरावृत्ति के लिए आस्था और नंदिनी. और सभी बच्चों से एक बार फिर से मेरा निवेदन, किसी को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज आप पूछिए, संकोच मत कीजिए. क्लास में ही पूछेंगे तो फायदा ये है कि और बच्चों को भी उसका लाभ मिलेगा, आपके पूछने का फायदा औरों को भी मिलेगा, ठीक है? तो बिफोर एग्जामिनेशन आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपके सवाल हो, आप पूछ लीजिए. अपने सभी सवालों को आप एक जगह पर लिख लीजिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो. आरोह का कोई पाठ हो, वेदांत का चैप्टर हो, रचनात्मक लेखन हो, अभिव्यक्ति जनसंचार, ठीक है? हर सेक्शन से रिलेटेड यदि कोई भी दिक्कत आ रही है, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसे आप पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच पूछिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ओवर टू यू नंदिनी एंड आस्था, एंड ऑल द बेस्ट. साईराम, हमारे कविता का शीर्षक है सहज स्वीकारा है. सहज स्वीकारा है शीर्षक कविता मुक्त बोध की एक सशक्त रचना है. इसमें मुक्ति बोध बेटा, मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुक्त बोध नहीं है ना, मुक्ति बोध जी की. सहज स्वीकारा है कविता मुक्ति बोध की एक सशक्त रचना है. इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों तथा की स्थितियों को इसलिए सहज स्वीकार कर लिया है क्योंकि वह सबके साथ अपने प्रिय को जोड़ा पाता है. यहाँ तक कि वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिय का प्रभाव उसकी देन मानता है. कवि का समस्त जीवन प्रेयसी की संवेदनाओं में जुड़ा हुआ है. कवि के हृदय में बहने भावनाओं का प्रवाह भी प्रेयसी की ही देन है. कवि को अपनी गरीबी पर गर्व है कि वह अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में सफल रहा है. उसकी वैचारिक शक्ति, व्यक्तित्व की दृढ़ता आदि में मौलिक. कवि को अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है. भविष्य उसे डराता है. कवि प्रेयसी के प्रेम को भविष्य में निभा पाने में स्वयं को असमर्थ पाता है. उसे आत्मज्ञान का अनुभव होता है, अतः वह पातालिक अंधेरी गुफाओं में जाने का दंड भुगतना चाहता है. उसे विश्वास है कि वह भी उसे प्रेयसी की यादों का सहारा मिलेगा. ओके, थोड़ी सी आवाज कट रही थी, तो हो सकता है आप सभी को भी थोड़ा बीच में रुक रुक कर सुनाई दिया. बहुत ध्यान देने से समझ में तो आ रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि चैप्टर सभी का पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी आवाज अवरुद्ध हो रही थी. कोई बात नहीं. अब नंदिनी ने जो भी कहा, जो भी प्रस्तुत किया, अत्यंत संक्षेप में पूरी
कविता का सार हमारे सामने रखा। तो किसी को कोई सवाल है इतने हिस्से में से? उसके बाद हम आस्था से बात करेंगे, आस्था अपनी प्रस्तुति देंगी। किसी को नंदिनी से कुछ पूछना है या हमें आपस में किसी विषय पर, किसी बिंदु पर कोई चर्चा करनी है? जितना वर्णन किया गया उसके आधार पर सहर्ष स्वीकारा है एक ऐसी रचना है जिसे हम सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। Are you getting my point? इतना आसान नहीं है इसके हर भाव को आत्मसात कर पाना, इसीलिए पुनरावृत्ति हो रही है। यदि पुनरावृत्ति में आप मूक दर्शक, मूक श्रोता बनकर सुनते रहेंगे तो पुनरावृत्ति का जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अतः जब भी कोई बच्चा प्रस्तुत करे, आप उसकी बात को ध्यान से सुनिए, प्रश्न पूछिए। यदि वह उत्तर दे पाता है देन वेरी गुड। वह उत्तर नहीं दे पाता है, क्लास में और कोई विद्यार्थी उत्तर देने में तत्पर है तो और भी सुंदर बात है। और अंततः फिर आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम है ही, अपन सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। लेकिन पूछिए, सवाल पूछना, अध्ययन करना, ये आप ही का कर्तव्य है। उसमें मैं नहीं मदद कर पाऊंगी, मैं नहीं समझ पाऊंगी कि आपको क्या समझ आया और क्या नहीं। तो वो समझने के लिए ये है कि मैं आपसे फिर सवालों की झड़ी लगाऊं। लेकिन एक बार हम चर्चा कर चुके हैं, पूरे चैप्टर को समझ चुके हैं, अब पुनरावृत्ति हो रही है, ध्यान से सुनिए। तो किसी को कोई सवाल पूछना है? मंजुल, आपको कुछ कहना था? हाँ मैम, मुक्ति बोध का मतलब क्या होता है? मुक्ति बोध तो पहली बात तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी का नाम है। नाम भी दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। बहुत से ऐसे नाम भी होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, बस अच्छा लगता है तो रख लिया, ठीक है। जैसे टॉनी, बॉबी, कुछ भी, किसी भी शब्द को विकृत किया और नाम रख लिया। लेकिन मुक्ति माने आजादी, बंधनों से दूर, बंधनों से परे, और बोध माने एहसास। तो मुक्ति बोध जी के नाम का जो आशय है वह है मुक्ति का अनुभव, आजादी का अनुभव, बंधनहीनता का अनुभव, अनुभूति, ठीक है। पर मैम कविता में तो कुछ और है ना। कविता में तो बेटा, तो ऐसा लगता है जैसे राजा बेटा, कवि का नाम है मुक्ति बोध। अच्छा, कवि का? मुक्ति बोध कवि का नाम है, कविता का नहीं। अरे मैम सॉरी, मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया। आप कहीं और चले गए। यस, कविता का नाम है सहर्ष स्वीकारा है, कवि का नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। उनका संपूर्ण नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। यस मैम। आपके मन में कुछ और चल रहा था? यस मैम, तो अलग हो गया था। हाँ, चलो और बताओ, ठीक है। आस्था, यदि कोई सवाल नहीं है तो हम आस्था की बात सुनते हैं। यस मैम, तो अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हुए हमारा पहला प्रश्न है, कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकारा है? वेरी गुड। कवि के जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों कवि ने जीवन के सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गर्वीली तरीके है, जीवन के गहरे अनुभव है, विचारों का वैभव, भावनाओं की बहती सरिता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार है। अगला प्रश्न, आराम से एक मिनट रुकते भी जाइए। सबको समझ आ रहा है कि नहीं? सभी को समझ आ रहा है? मैं पूछूं? क्या मैं पूछ सकती हूँ आस्था ने क्या क्या कहा? क्विक लिसनिंग टेस्ट, तत्काल श्रवण परीक्षा। मैम इको हो रहा है, इको हो रहा है वीडियो में।
इको हो रहा है? नहीं, हमें तो आवाज क्लियर आ रही थी। अच्छा, मैम शायद मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, शिफा आपने अभी ज्वाइन किया है बेटा? शिफा मैम मैं बहुत देर से हो ही नहीं रहा। ओके, मेरे को नेटवर्क यस यू ज्वाइन वेरी लेट, इसलिए थोड़ा पहले से, थोड़ा आप लोग क्या है ना, जब बिल्कुल टाइम हो जाता है देन यू ट्राई टू ज्वाइन, थोड़ा पहले से प्रयास किया कीजिए ज्वाइन होने का। उसके बाद भले अगर क्लास शुरू नहीं हुई है तो आप अपना कोई और काम कर लीजिए, कॉपी किताब समेट लीजिए, पानी वानी की बोतल रख लीजिए, बट आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे स्टार्ट करेंगे तो नेचुरली अभी 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं, तो मैं अभी भी देख रही हूँ कि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, 8 मिनट के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज नॉट गुड। ओके, यस, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अचानक किसी से भी पूछूंगी आपने क्या सुना। यस आस्था, प्लीज कंटिन्यू। दूसरा प्रश्न, अंधकार अमावस्या को कवि के जीवन अंधकार अमावस्या में कवि के जीवन को कौन प्रकाशित करता है? प्रेमिका का चमकता चेहरा अंधकार अमावस्या में कवि के जीवन को प्रकाशित करता है। कवि के जीवन में जिस तरह दुख रूपी अंधकार अमावस्या व्याप्त है, वैसे ही प्रेमिका का सुंदर चेहरा उस प्रकाश की भांति है जो उसके जीवन में अंधेरे को गहराने नहीं देता है। प्रेमिका का चेहरा उसे प्रकाशित रखता है। तीसरा प्रश्न, आस्था, ये इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने, प्लीज रिपीट वंस अगेन फॉर मी। हाँ यस मैम, प्रश्न भी बोल रही। यस, अंधकार अमावस्या में कवि के जीवन को कौन प्रकाशित करता है? उत्तर, प्रेमिका का चमकता चेहरा अंधकार अमावस्या में कवि के जीवन को प्रकाशित करता है। कवि के जीवन में जिस तरह दुख रूपी अंधकार अमावस्या व्याप्त है, इसी तरह प्रेमिका का सुंदर चेहरा उस प्रकाश की भांति है जो उसके जीवन में अंधेरे को गहराने नहीं देता। प्रेमिका का चेहरा उसे प्रकाशित करता है। यस, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कवि घनघोर अंधेरे में क्यों जाना चाहता है? घने एकदम से ऐसा अंधेरा हो, अमावस्या, ध्रुवी अमावस्या हो, अमावस्या भी नहीं, आपको पता ना जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र कौन से होते हैं? ध्रुव माने इंग्लिश में क्या है? ध्रुव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्थ स्टार। मैम नॉर्थ स्टार बोलते हैं ना। ध्रुव माने साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है? तो जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर आपने पढ़ा है एसएसटी में, साइंस में भी शायद, वहां पर सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, ऑलरेडी वहां पर बहुत अंधकार है। और अमावस्या, अमावस्या का तात्पर्य अपने आप में घने अंधेरे से है, तो कवि क्या चाहता है? ध्रुवी अमावस्या। और उसके बाद भी क्या कहता है? और गुफाओं में, अंधेरी गुफाओं में। तो इतना अंधेरा वो क्यों चाहता है? तो आस्था ने जो उत्तर दिया, छोटे मोटे थोड़े बहुत अंधेरे से कवि का काम नहीं चलता, क्योंकि उसकी प्रिया का चेहरा इतना ज्योतिर्मय है, इतना प्रकाशवान है कि घने से घने अंधेरे को भी चीर कर वह उस तक अपनी कांति पहुंचाता है, अपना उजाला पहुंचाता है, जबकि कवि उसे विस्मृत करना चाहता है। ठीक है, समझिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि इसको रिपीट कीजिएगा। तो अत्यधिक घने अंधेरे में जाने का क्या कारण है, या कवि की प्रिया का चेहरा कवि के लिए कैसा है, उसे क्या अनुभूति प्रदान करता है, किस तरह का वो महसूस करते हैं अपनी प्रेयसी को लेकर। ओके, यस आस्था, प्लीज कंटिन्यू। तीसरा प्रश्न, कवि ने जिस चांदनी को दर्श स्वीकारा था, उसे मुक्ति पाने
के लिए वह अंग अंग में अवस्थित क्यों कर रहा है? कवि अपने प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गया है और वह अकेले जीना चाहता है ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब प्रियतमा के स्नेह से मुक्ति पा सके। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की झांक रखता है। ओके ओके, यह प्रश्न भी समझ आया सभी को? इस प्रश्न से हमें एक दृष्टिकोण मिलता है कि एक निश्चित आयु के बाद माता पिता अपने जान से प्यारे बच्चे को, अपने प्राणों से प्यारे बच्चे को अपने से दूर क्यों कर देते हैं? शारीरिक दूरी, मन की और हृदय की दूरी नहीं। क्यों बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं? क्यों बच्चों को कुछ जिम्मेदारियां देकर थोड़ा अलगाव बनाते हैं? क्यों बीच में मर्यादा की रेखाएं बनाते हैं? यह आप समझ पाएंगे। किसी अपने प्रिय पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता क्या करती है? आपकी उन्नति को बाधित करती है, आपकी सफलता को बाधित करती है। आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे थे तो आपके शू लेसेस मम्मी बांधती थी, आपकी चोटी के रिबन मम्मी बांधती थी, इवन यूनिफॉर्म मम्मी पहनाती थी। पैरों से शूज को उतारना स्कूल से आने के बाद ये भी मम्मी करती थी। बट अब ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने के लिए थोड़ा सा अलगाव, थोड़ी सी सख्ती और मर्यादाएं आवश्यक है। तो यदि अब ये सवाल उठता है कि कवि अपनी प्रियतमा को इतना चाहता है, उसके द्वारा दिए गए न केवल सुख अपितु दुखों को भी सहर्ष स्वीकारता है, फिर क्यों चाहता है कि वह दूर चला जाए? क्योंकि पास रहने पर उसके मोह जाल के कारण वह अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक वहन नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर पाठ का, हर पंक्ति का जो संदेश है ना, उसे लेते चलिए। ठीक है? ओके, नेक्स्ट। आखिरी प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा कविता में कवि का संबोध्य कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य का अज्ञात प्रिय है, कवि के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, वह हर क्षण उस पर निर्भर हो गया है, इसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है और वो प्रिया के अतिशय प्रेम से दूर निकलना चाहता है, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। ओके, मिलता जुलता सा आंसर है। ठीक है? ओके, यदि किसी को सवाल पूछना है तो पूछिए। मैम लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैम। लास्ट वाला हिस्सा समझ नहीं आया? यस मैम। ठीक है, आज से रिपीट कीजिए, तो थोड़ी आवाज गड़बड़ हो रही है। आराम से धीरे धीरे बोलिए, आज से थोड़ा आराम से बोलिएगा। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि का संबोध्य उसका अज्ञात प्रिय है, वह कवि के जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, वह हर क्षण उस पर निर्भर हो गया है, इसके कारण उसके व्यक्तित्व में कमजोरी आ गई है और वह प्रिया के अतिशय प्रेम से दूर निकलना चाहता है, उसके मोह से बाहर निकलना चाहता है। गोविंद, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा गोविंद, एक बात और बताओ, आज आपने कितने बजे ज्वाइन किया है क्लास? 1:30 पे ज्वाइन किया है मैम। अच्छा, ठीक है, आई विल चेक किन बच्चों का नाम नहीं है। ओके, ठीक है। आज था और क्वेश्चन है क्या अपने पास? डन, कंप्लीट। मैम
बाकी क्या ना वो सारे टिप्पणी वाले हैं कि जो दूसरे करेंगे वैसे वाले हैं, जो मतलब जो बुक के हैं, तो उसमें बस वही व्याख्या है, नहीं, वाले अलग है, वो वाले ले लिए मैंने। नहीं, जो अलग है वही चाहिए, है ना, रखने वाला काम तो हाँ यस। तो यहाँ आस्था ने बहुत अच्छा ये अभी प्रश्न बताया कि कवि का संबोध्य कौन है, यानी किसको लक्ष्य करके, किसको सोचकर कवि ने यह कविता लिखी है। तो जैसा कि पाठ प्रवेश में भी बताया गया कि जहां तक है ये कवि की प्रेयसी है, कोई और भी हो सकता है, कोई और रिश्ता भी हो सकता है। हो सकता है, देखिए कई बार ना जब कभी क्लियर नहीं होता तो ऐसी भी रचनाएं हैं जिसने जीवन के लक्ष्य को ही प्रियतम मान लिया या प्रियतमा मान लिया। हमने अपने टारगेट को ही ऐसा कुछ मान लिया। आप कबीरदास जी के दो पढ़ेंगे, कबीरदास जी ने जब भगवान की भक्ति के कुछ दोहे ऐसे लिखे हैं जिसमें कवि ने स्वयं को पत्नी मान लिया और ईश्वर को पति स्वरूप माना। जब वो कहते हैं हमरे घर आई हैं राजा राम भरतार, और स्वयं को मान लिया दुल्हनी कि मैं पत्नी हूं, हम उनके साथ भावक लेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि वो कवि की प्रेयसी ही, लेकिन जिस तरह का वर्णन है उससे ऐसा भान होता है कि यह कवि की प्रेयसी को संबोधित करके लिखी गई कविता है। कवि का उनसे अत्यंत प्रेम है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कवि उस मोह जाल से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, ठीक है, चलो, ओके, डन, वेरी गुड, वेरी वेल प्रेजेंटेड बाय नंदिनी एंड आस्था, वेरी गुड। सभी से एक ही निवेदन है, आग्रह है, बार बार मेरा कहना है, समझ के पढ़िए, सार ग्रहण करके पढ़िए, रटिएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट, निवेदिता, आर यू रेडी? यस मैम। Okay, Nivedita and Alima, over to you. And all the best to both of you. कविता का नाम है कविता के बहाने। कवि श्री कुंवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से हमें कविता क्या है यह समझाने की कोशिश की है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है। चिड़िया पंखों के माध्यम से उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार कविता भावनाओं और कल्पनाओं के माध्यम से उड़ान भरती है। यहाँ चिड़िया के बहाने कविता क्या है यह समझाने की कोशिश की है। कविता कल्पना की उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया एक सीमित मंजिल तय करती है, एक घर से दूसरे घर, एक क्षेत्र से दूसरे, मगर कविता की उड़ान असीमित है। कविता की उड़ान असीमित है। एक कविता लोगों के मन, भाव और कल्पनाओं के माध्यम से असीमित उड़ान भर लेती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। चिड़िया एक सीमित उड़ान तय करती है, मगर कविता की उड़ान असीमित होती है। लोगों के मन, भाव और कल्पनाओं के माध्यम से कविता एक असीमित उड़ान तय करती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया का उड़ना, फूल का मुरझाना, फूलों और फिर बच्चों तक तय की गई है। एक ओर प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए बच्चे हैं। कवि बताते हैं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है। फूलों के खिलने के बाद उनका मुरझाना निश्चित है, मगर एक बच्चे की कल्पनाएं असीमित हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार के बंधन नहीं होते। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का एक खेल ही है। जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ सीमाओं के बंधन नहीं होते हैं। इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से ज्यादा माना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन ना निवेदिता, आपने मतलब जैसा प्रस्तुत किया ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आप अपना
सहज भाव में अपने शब्दों में कहते हैं ना इसी बात को, मेरे ख्याल से आप और बेटर कह पाते हैं। जैसे कई बार था ना कि ना पढ़ने में हमारा ध्यान चला जा रहा है कि वहाँ शब्द क्या लिखे हैं, अगर आपने जो पढ़ा, आपने जो महसूस किया, उसको आप सहज भाव में आप ही के शब्दों में कहोगे कि कविता की उड़ान ना तो चिड़िया से इसकी समानता हो सकती है, ना फूलों के खिलने से हो सकती है, ठीक है, इसकी समानता केवल बच्चों से हो सकती है। ऐसा क्यों? बस एक सिंपल सा जैसे प्रश्न हो गया, ऐसा क्यों? तो सहज भाव में अब आप बताइएगा, सहज भाव में बताइए क्यों? बिना पढ़िए मत, कहीं पर भी पढ़िए मत। हम सब जानते हैं चिड़िया सिर्फ एक सीमित उड़ान तक ही उड़ पाती है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक घर से दूसरे घर, मगर हमारे भाव, हमारी कल्पनाएं असीमित होती हैं। खासकर बच्चे जैसे खेलने में मग्न हो जाते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं होता। वो मतलब उनमें ना ईर्ष्या का भाव रहता है, ना भेदभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी एक खेल के समान है जिसमें कोई बंधन नहीं है, जो मतलब जिसकी उड़ान असीमित है, इसलिए उसे बच्चों के समान माना गया है। जैसे फूल के खिलने के बाद मुरझाना निश्चित है, मगर कविता अनंत काल तक जीवित रहती है। वो कभी खत्म नहीं होती। उसकी भावनाएं, हम जो लोगों की भावनाओं और कल्पनाओं से जो कविता निकलती है, वो कभी, उसकी उड़ान असीमित होती है। और थोड़ा सा और सहज करके ना, चिड़िया, जैसे चिड़िया अपना एक घर से दूसरे घर उड़ती है, इतनी इतनी छोटी नहीं होती चिड़िया की उड़ान। चिड़िया की उड़ान तो बहुत होती है, आसमान में अनंत ऊंचाई तक जा सकती है, ठीक है। और एक जैसे मान लीजिए आप देखते भी हैं कि पक्षी माइग्रेट करते हैं ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार। कई बार आपने देखा होगा ना, व्हाइट कलर के बहुत सुंदर सुंदर पक्षी यहाँ आ जाते हैं, तो हम कहते हैं यस इस सीजन में वहां दिक्कत होती है तो वो यहाँ आ गए। तो चिड़िया की उड़ान इतनी छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, लेकिन जितनी उड़ान चिड़िया की है, जितनी व्यापक चिड़िया की उड़ान है, उससे भी कई गुना व्यापक है कविता की उड़ान, ठीक है ना। तो आप जैसे सपोज आपने कोई कविता लिखी और वो पॉपुलर हो गई, वो चर्चित हो गई, तो क्या आपने यहाँ बैठ के उस कविता को लिखा और पता चला कि देश विदेश पूरे विश्व में वो कविता पढ़ी जा रही है। तो अब तो और तीव्रगामी जनसंचार है, नेट है, बहुत जल्दी कोई वीडियो वायरल होता है, आप देखते ही हैं कहीं पर कोई बना हुआ कोई वीडियो कितनी जल्दी पॉपुलर हो जाता है। तो फिर हमारे मन की जो उड़ान है, काव्य रचना की जो उड़ान है, कविता के रूप में जो एक रचना हमारे सामने आती है, ये अनंत है। पुष्प निसंदेह खिलते हैं, अपनी सुगंध से सभी को आनंदित करते हैं, अपने गुणों से भी लोगों को लाभान्वित करते हैं, लेकिन एक समय के बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता तो अक्षय पात्र है, कविता से मिलने वाला जो आनंद है ना, वह अक्षय पात्र है। आप देखिए तुलसीदास जी ने कब लिखी होगी रामचरितमानस, आज भी घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। और भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं, किताबें हैं जो अत्यंत प्राचीन है, आदिकालीन है, लेकिन उनके नए नए एडिशन, नए नए संस्करण निकलते जाते हैं और वो कविता, वो रचना जीवित रहती है। लेकिन बच्चों का क्या उदाहरण दिया, जब बच्चे खेलते हैं ना तो उनको ये एहसास नहीं रहता कि कब वो दूसरों के घर में घुस गए। आज हमें दूसरों के घर में जाने में संकोच होता है, लेकिन अगर बच्चों की बॉल आपके घर में आ गई तो वो आपसे मे आई कम इन भी नहीं कहते, वो अपनी बॉल को फॉलो करते हैं कि बॉल किधर गई, और बॉल की गति और बॉल की दिशा को फॉलो करते हुए वो आपके घर के किसी भी कोने में घुस जाएंगे, वो नहीं पूछेंगे आपसे। इवन आपने कभी अनुभव किया हो, रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन के आने में देर है, मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, उन्हें कुछ नहीं पता,
वो उसे भी अपना प्लेग्राउंड बना लेते हैं और मस्त टाइम पास करते हैं वहाँ पे। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। पूरी दुनिया जैसे उनका अपना एक आशिया है, उनका अपना घर है, कहीं ले जाओ वहीं मग्न हो जाएंगे। वहीं पर जो वस्तुएं बिखरी पड़ी है उन्हें अपने खेल खिलौने बना लेंगे, उन्हीं से खेलने लगेंगे। कई बार तो बहुत से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, बच्चों के हाथ से चीज छीन छीन के रखते हैं, अरे ये नहीं छुओ, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। पता नहीं उन्हें क्या आनंद आता है। जमीन पे पड़ी हुई लकड़ी उठा लेंगे, जिसे आप कचरा कह रहे हो, पड़े हुए पत्थर कागज उठा लेंगे खेलने के लिए, फिर आप उन्हें बड़े सैनिटाइज करते रहो। बट बच्चों के मन में ये संकुचित भाव नहीं होते। इसी कारण से कविता की तुलना, कविता की उड़ान की तुलना बच्चों से की गई है। इज इट क्लियर निवेदिता? यस, रटा रटाया नहीं, उसको बिल्कुल आप अपने जीवन के उदाहरणों के द्वारा पुष्ट कीजिए, फिर हर बात आपको अपनी सी लगेगी। ठीक है, ओके। आलिमा। इसका दूसरा भाग है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इधर उधर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। इससे कवि यह कहना चाहते हैं कि जैसे फूल खिलते हैं तो अपनी सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, पूरे वातावरण को आनंदित कर देते हैं, और उसी प्रकार कविता होती है, जो भी सुनता है वह उसको आनंदित कर देती है। लेकिन फूलों की जो खुशबू रहती है वो एक सीमित समय तक रहती है, वह जब तक मुरझाते नहीं है तब तक वह रहती है। लेकिन कविता ऐसी नहीं है, कविता कभी मुरझाती नहीं है, एक बार जो उसको सुनता है वो उसके दिल में हमेशा खिली रहती है, फूल की तरह, वो कभी मुरझाती नहीं है। इसके आगे है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर या घर वाघर, सब घर एक कर देने से माने बच्चा ही जाने। इससे कभी यह कहना चाहते हैं कि बच्चे कभी देखते नहीं है कि वह अपने घर खेल रहे हैं, पड़ोसी के घर खेल रहे हैं या किसी और के घर, वह कभी भेदभाव नहीं करते, कभी धर्म जाति रंग किसी के ऊपर भी भेदभाव नहीं करते, भेदभाव की भावनाओं को मिटा देते हैं। उसी प्रकार कविता है जब जो सारी भेदभाव की भावनाओं को मिटा देती है। ओके, गुड। कविता भेदभाव को मिटा देती है, जमीन पर खिंची हुई जो रेखाएं हैं जिसे हम बाउंड्रीज कहते हैं उन सबको मिटा देती है, क्योंकि कविता का जो प्रसार है, उसका जो आनंद है वो कभी भी समाप्त तो नहीं होता। ओके, वेरी गुड। अब इन दोनों कविताओं से संबंधित किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो पूछिए, और अपना चलचित्र बंद ना किया कीजिए। पता नहीं कितना आराम चाहिए तुम लोगों को, कितना आराम चाहिए कि चला सी देर होती नहीं है और आप तुरंत आराम के मोड में चले जाते हैं, रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। ओके, कोई सवाल नहीं? ठीक है, तो अच्छा एक बात और बताओ, हमारा मन था कि एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले एक क्लास हम ऐसी आयोजित करें जिसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो उसकी आवश्यकता है या नहीं है? क्योंकि मैं तो हर क्लास में पूछती हूँ। कोई प्रश्न है, कोई सवाल है? तो जब हर क्लास में टुकड़ों में सवाल नहीं आ रहा है तो पूरी क्लास 40 मिनट की क्लास उसको फालतू में आयोजित करना उचित है या नहीं? सोच के बताओ जरा। या फिर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो पुनरावृत्ति हो रही है ये आपको अच्छा लग रहा है, ये फायदेमंद साबित हो रहा है? विचार अभिव्यक्त करें, दोनों में से आप किस बात के पक्ष में हैं? एक क्लास टोटल डाउट डिस्कशन क्लास रखें या प्रेजेंटेशन के थ्रू पुनरावृत्ति ज्यादा अच्छी है? एक एक करके बताएं।
बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो, अपने आप ले लो इनिशिएटिव, बोलते जाओ। सही से चल रहा है हमारा पुनरावृत्ति ठीक है, मैम, सही चल प्रेजेंटेशन Yes, मैम, ma'am. अभी ये सही चल रहा मैम, धीरे धीरे हो रहा है, सब सही हो रहा है। यस मैम, रिवीजन हो रहा है मैम धीरे लेवल से नहीं धीरे। जा रहा है हम लोग। अच्छा, समझ आ रहा है ना, डाउट क्लियर हो रहे हैं, कुछ कुछ वही ना, इसलिए मैंने कहा अब देखो एग्जाम से पहले आई थिंक 2 क्लास और हो पाएंगी। आज वेडनेसडे है, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को आपकी क्लास है, एंड फ्राइडे के बाद एग्जाम आपका शायद ट्यूसडे को है कि मंडे को है। 8 सितंबर इज ऑन 8 सितंबर फिजिक्स का है मैम फर्स्ट। हाँ बेटा, फिजिक्स तो ट्यूसडे को है ना शायद पहला मैम एग्जाम। ट्यूसडे को है, मैम ट्यूसडे को ही है। यस, तो आपकी ना 2 क्लासेस अभी और हो जाएंगी आज के बाद, तो दोनों क्लासेस को हम प्रेजेंटेशन क्लास ही रहने दें। ऑल एग्री विद दिस? यस मैम। आपको अपने कोई संशय पूछने हो ना तो निसंकोच आप पूछ लीजिएगा किसी भी क्लास में, फिर हम पूरे 40 मिनट को उसके लिए नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन अगली क्लास में किसका रहेगा, किस किस का बाकी है? मैम अंजलि का, अंजलि भील मैम और मैम शिफा। अंजलि और शिफा। अंजलि नहीं आपके नहीं मैम, शिफा का अलग है, मेरा और भूमिका का है। हाँ वही मैं पूछने वाली थी अभी। अंजलि के साथ कौन है? भूमिका। यस मैम। ओके भूमिका, आर यू रेडी? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा। शिफा आपके साथ कौन है बेटा? मैम अंजलि मिश्रा थी, उसका हो गया पहले से। अब आप इंडिविजुअल देंगे, आप उस दिन थे नहीं, है ना? ओके यस ठीक मैम। है। तो अंजलि, भूमिका एंड शिफा, इसके अलावा और कौन बच्चे रह गए हैं? और किसका प्रेजेंटेशन रह गया बेटा? सभी दे दीजिए धीरे धीरे से। देखिए आस्था ने दे दिया। अंजलि भील? मैम मेरा और भूमिका का है ना। आपका और भूमिका मैम नेक्स्ट। भूमिका का, ठीक है, आपका और भूमिका का है। दीपांशी का हो गया। गोविंद हो गया मैम। एंड मंजू, हाँ, गोविंद एंड मंजू हैज प्रेजेंटेड। नंदिनी हो गया। पालीवाल डन, निवेदिता हैज डन टुडे, पूनम हैज डन, शिफा लेफ्ट। ओके, आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हमारे प्रेजेंटेशन हो जाएंगे। आई थिंक प्रांजल ने अभी नहीं किया प्रेजेंटेशन, प्रांजल पालीवाल और हर्षी, एम आई राइट? नहीं मैम, हर्षी इज नॉट, हर्षी और मानवी का हो गया ना, हमने दे दी। स्टार्टिंग में ही हो गया था हर्षी मानवी का। हाँ मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैम श्रेष्ठा रेड्डी, श्रेष्ठा, यस, श्रेष्ठा, प्रांजल, है ना? और बाकी 3 बच्चों ने अभी बोल ही दिया, तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। चलो, अब कोई सवाल तो नहीं बेटा किसी को? डन? ओके, शांति पाठ करें। चलिए, join your hands, close your eyes, get ready for शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Sai Ram, God bless you all. थैंक यू मैम। Please take care. Thank you, ma'am. Welcome.